नमस्कार, आप देख रहे हैं कोर्ट दिस वीक। मैं हूं आपके साथ प्रियंका और इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको इस हफ्ते कोर्ट की बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। तमाम कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कोर्ट दिस वीक। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को राजनीतिक नेताओं और सांसदों द्वारा कोविड-19 के इलाज के लिए उपयोग की जाने वाली दवाओं की जमाखोरी पर कड़ी आपत्ति जताई। न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने कहा कि ऐसे समय में जब नागरिक पीड़ित है और ऐसी दवाओं की कमी का सामना कर रहे हैं, राजनीतिक नेताओं को ऐसी दवाओं की जमाखोरी करने का कोई काम नहीं होता। अदालत डॉक्टर दीपक सिंह की एक याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें राजनीतिक नेताओं द्वारा दवाओं की जमाखोरी का आरोप लगाया गया था और मेडिकल माफिया राजनेता गठजोड़ की जांच की मांग की गई थी। दिल्ली हाईकोर्ट में कोरोना महामारी के दौरान मेडिकल उपकरणों और दवाइयों की जमाखोरी को लेकर सुनवाई हुई। इस दौरान उच्च न्यायालय ने कहा कि कोरोना के उपचार में इस्तेमाल होने वाली दवाई को जमा करने का काम राजनेताओं का नहीं है। नेताओं द्वारा दवा बांटने के मामले में कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक फायदे के लिए दवाइयों की जमाखोरी ठीक बात नहीं है, ऐसा न हो। कोर्ट ने नेताओं को निर्देश दिया कि अगर आप भला करना चाहते हैं तो जिन दवाइयों की जमाखोरी की है उसे सरकारी अस्पतालों में वितरण के लिए स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय को सौंपा जाए। हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा कि आपसे दवाइयों की जमाखोरी की उचित जांच करने की उम्मीद है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को उचित जांच करने और स्थिति रिपोर्ट पेश करने के भी आदेश दिए। दिल्ली पुलिस ने कहा कि वो इस तरह की जमाखोरी वाली दवाओं को जब्त करेगी। इस संबंध में अदालत ने भाजपा सांसद गौतम गंभीर द्वारा इस तरह की होर्डिंग को सुनवाई के दौरान अदालत में ध्यान में लाए जाने के बाद अस्वीकार कर दिया। हाईकोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 24 मई तक के लिए स्थगित कर दी है। अदालत ने पुलिस को भी निर्देश दिया कि वो पता लगाए कि नेता कहां से दवा लाकर इकट्ठा कर रही हैं। साथ ही इस मामले की सही जांच भी करें। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि ऐसा बताया गया है कि ये दवाएं जनता की भलाई के लिए खरीदी गई हैं, न कि सियासी फायदे के लिए। इसलिए नेताओं से उम्मीद की जाती है कि वे कोविड-19 दवाओं के अपने भंडार दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय या फिर DGHS को सौंप दिया जाएगा, ताकि सरकारी अस्पतालों में जरूरतमंदों के बीच इसका वितरण किया जा सके। न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने दिल्ली पुलिस द्वारा पेश की गई उस स्थिति पर रिपोर्ट पर नाराजगी जाहिर की जो राष्ट्रीय राजधानी में रेमडेसिविर और कोविड-19 की अन्य दवाओं की नेताओं द्वारा जमाखोरी और वितरण के आरोपों के संबंध में की गई जांच से संबंधित थी। अदालत एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि नेता बड़ी मात्रा में कोविड-19 की दवाओं को खरीद रहे हैं और उन्हें वितरित कर रहे हैं, जबकि मरीज इन दवाओं के लिए दर दर भटक रहे हैं। याचिका में इस बारे में प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट। देश में कोरोना वायरस से हर दिन लाखों लोग संक्रमित हो रहे हैं और वहीं हजारों लोग आए दिन कोरोना चपेट में आने से उनकी मौत भी हो रही है। ऐसे में बीते कल ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि DCGI ने 2 से 18 साल के बच्चों पर भारत बायोटेक द्वारा निर्मित कोवैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल को मंजूरी दे दी है। लेकिन इस बीच मामला दिल्ली हाईकोर्ट में पहुंच चुका है। दिल्ली हाईकोर्ट में इस बाबत एक याचिका दायर की गई और याचिका पर अदालत ने नोटिस जारी किया है। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई के बाद बच्चों पर वैक्सीन के ट्रायल पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। दिल्ली के उच्च न्यायालय ने भारत बायोटेक को कोविड-19 रोधी टीके कोवैक्सीन का बच्चों पर परीक्षण के लिए दी गई अनुमति रद्द करने की अनुरोध वाली याचिका पर केंद्र को अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश DN पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने केंद्र और भारत बायोटेक को नोटिस जारी कर 15 जुलाई तक याचिका पर उनका रुख स्पष्ट करने को कहा है। उक्त याचिका संजीव कुमार की ओर से दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि जिस व्यक्ति पर क्लिनिकल ट्रायल हो रहा है उसकी अनुमति कानूनन है, लेकिन 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे नाबालिग होते हैं। ऐसे में उनकी सहमति कानून के हिसाब से मायने नहीं रखती है। याचिका में ये भी कहा गया है कि इस तरह के परीक्षण ऐसे बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालेंगे
और यहाँ तक कि उनकी जान भी जा सकती है। इसलिए ऐसा आदेश प्रथम दृष्टि गैर कानूनी, मनमाना और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। याचिका में ये भी कहा गया है कि इस तरह के परीक्षण होने के लिए स्वयं सेवकों द्वारा सहमति दी जानी चाहिए, जिससे उस प्रभाव के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होती है। हालांकि ऐसे समझौते भारतीय अनुसंधान अधिनियम के प्रावधानों के तहत होगा। ये भी प्रस्तुत किया गया है कि अगर समझौते पर बाल स्वयं सेवकों के माता पिता द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं तो ये भी गैर कानूनी होगा, क्योंकि ये बच्चों के सर्वोत्तम हित के में नहीं है। याचिकाकर्ता ने ये भी कहा है कि इस तरह के मुकदमे करना परिभाषित गैर इरादतन हत्या का अपराध होगा। ये भी दावा किया गया है कि देश के सामाजिक आर्थिक परिदृश्य को देखते हुए संदिग्ध आर्थिक प्रलोभन के जरिए माता पिता की सहमति प्राप्त करने की संभावना से इनकार किया जा सकता है। अदालत ने हालांकि कोविड-19 रोधक टीके कोवैक्सीन के 2 से 18 वर्ष के बच्चों पर क्लिनिकल ट्रायल के लिए 12 मई को दी गई अनुमति पर कोई भी अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया था। क्लिनिकल ट्रायल 525 स्वास्थ्य स्वयं सेवकों पर किया जाएगा। इन्हें भी दोनों टीके की खुराक 28 दिन के अंतर पर लगे जाएंगे। कोवैक्सीन का विकास हैदराबाद आधारित भारत बायोटेक और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने किया है। ये उन 2 टीकों में शामिल है जिन्हें देश में अभी वयस्कों को लगाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली सरकार ने गुरुवार को राजधानी में ऑक्सीजन की कमी से जुड़े मामले में दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि उनके पास फिलहाल ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। दिल्ली सरकार ने कहा कि फिलहाल उनके पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन का बफर स्टॉक भी है। दिल्ली सरकार ने कोर्ट को कहा है कि उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल करने वाली कंपनीज को निर्देश दिए हैं कि उनको ऑक्सीजन की कितनी सप्लाई मिल रही है, जिसकी जानकारी वो दिल्ली सरकार को देते रहे हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर और दवाओं की कालाबाजारी के मामले में कई आरोप भी गुरुवार को कोर्ट के सामने पेश हुए। दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा दिल्ली में कोविड मरीजों की सुविधाओं का मामला ऑक्सीजन रिफिलर्स के मनमाने रवैये की दिल्ली सरकार ने कोर्ट को शिकायत में कहा कि अधिकांश रिफिलर कोर्ट और दिल्ली सरकार के आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं। दिल्ली सरकार की आपत्ति को रिकॉर्ड पर लेते हुए सरकार ने ऐसे रिफिलरों की लिस्ट मांगी है जो आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि उन सभी को कोर्ट में पेश होने का निर्देश जारी किया जाएगा। कोर्ट ने 15 रिफिलर्स को 24 मई को होने वाली सुनवाई में उपस्थित रहने के निर्देश देते हुए कहा कि रिफिलर्स को ये नोटिस नोडल अधिकारी द्वारा तामील कराया जाए। कोर्ट ने आगे कहा कि ऑक्सीजन की कालाबाजारी और सिलेंडर महंगे दामों पर बेचा जा रहा था। अब चूंकि स्थिति सामान्य हो रही है, इसीलिए रिफिलरों के लिए सिस्टम बनाना होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि अच्छे सुविधाओं के साथ अस्पतालों को बनाने का सही समय है, इस पर विचार कीजिए। इसके अलावा हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकारों से डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ को क्वारंटीन करने के लिए की गई व्यवस्था पर भी जवाब मांगा। कोर्ट ने कहा कि कोरोना में लगे डॉक्टर्स और नर्स का इस समय उनके घर जाना सुरक्षित नहीं है। कोर्ट ने कहा कि हमारे पास समय ज्यादा नहीं है, आपको 1-2 दिन में ही कुछ करना होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले पर आदेश देते हुए कहा कि सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए दी जाने वाली सुविधा महत्वपूर्ण है। अस्पतालों को बेड का रेट तय करने को लेकर दिए गए पूर्व के आदेश पर हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार की स्वास्थ्य सचिव से सोमवार तक रिपोर्ट मांगी। इस मामले पर दिल्ली सरकार के बयान को कोर्ट ने रिकॉर्ड पर लिया। अपने बयान में सरकार ने कहा कि कई अस्पतालों को 100% कोविड सुविधा के लिए बनाए जाने के मद्देनजर GNCTD को अस्पताल की दरों पर मूल्य सीमा तय करने के अपने आदेश की फिर से जांच करने के लिए कह चुका है। हाईकोर्ट ने दिल्ली के अस्पतालों द्वारा बेड की उपलब्धता का डाटा उपलब्ध नहीं कराने के दिल्ली सरकार की शिकायत को गंभीरता से चेतावनी भी दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि यदि जानबूझकर हमारे आदेश की अवहेलना की जा रही है तो हम अस्पताल एवं नर्सिंग होम पर दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। हाईकोर्ट ने क्रायोजेनिक टैंकरों की उपलब्धता पर दिल्ली सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी। दिल्ली सरकार ने ये रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट जमा करने की इजाजत मांगी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। दिल्ली सरकार ने कहा कि हम टैंकर इंपोर्ट कर रहे हैं और इसमें वक्त लगता है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी कहा कि आप क्रायोजेनिक टैंकर को लेकर काम करें। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से कॉर्पोरेट जगत के लिए बुरी खबर है। शीर्ष कोर्ट ने केंद्र की उस अधिसूचना को जायज बताया जिसने बैंक्स और वित्तीय संस्थानों को डिफॉल्ट करने वाले कॉर्पोरेट देनदार के प्रमोटर्स के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार प्रदान करता है।
अब देनदारों के प्रमोटर्स पर बैंक कानूनी कार्रवाई कर सकेंगे और इसके साथ ही शेष ऋण की वसूली के लिए रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट से कॉर्पोरेट जगत को बड़ा झटका लगा है। अब अनिल अंबानी समेत अन्य डिफॉल्टर्स की मुश्किलें बढ़ने वाली है। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार की उस अधिसूचना को सही ठहराया है जिसने बैंकों और वित्तीय संस्थानों को डिफॉल्ट करने वाले कॉर्पोरेट लेनदान के प्रमोटरों यानी कि व्यक्तिगत गारंटर के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार प्रदान करता है। शीर्ष अदालत के इस आदेश ने कॉर्पोरेट दिवालिया समाधान प्रक्रिया या CIRP के समापन के बाद ऋणदाताओं के लिए व्यक्तिगत गारंटीकर्ताओं से शेष ऋण की वसूली के लिए रास्ता साफ हो गया है। दरअसल अनिल अंबानी, कपिल वधावन, संजय सिंघल और वेणुगोपाल धूत आदि उद्योगपतियों ने 15 नवंबर 2019 की अधिसूचना को चुनौती दी थी, जिसमें इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड या IBC के प्रावधानों का दायरा प्रमोटरों तक के लिए बढ़ा दिया गया था। जस्टिस L नागेश्वर राव और जस्टिस S रविंद्र भट्ट की पीठ द्वारा दिए गए इस फैसले में वर्ष 2019 की इस अधिसूचना को कानूनी और वैध करार दिया गया है। अब SBI अनिल अंबानी के खिलाफ दिवालियापन की कार्रवाई कर सकती है। हालांकि इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने दिवालियापन की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे सही ठहराते हुए कार्रवाई का आदेश जारी किया है। अनिल अंबानी की 3 कंपनियों पर बैंकों का 49,000 करोड़ रुपए से अधिक बकाया है। पिछले साल भारतीय स्टेट बैंक ने अनिल अंबानी के 3 रिलायंस ग्रुप को फ्रॉड बताया था। देश के सबसे बड़े बैंक SBI ने दिल्ली हाई कोर्ट में अनिल अंबानी के रिलायंस समूह की 3 कंपनियों के खिलाफ याचिका दायर की थी। बैंक ने हाई कोर्ट से कहा था कि इनके ऑडिट के दौरान फंड का दुरुपयोग, हस्तांतरण और हेराफेरी की गई है। इसकी CBI जांच की जाए। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने SBI से यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। कर्ज लेने वाला व्यक्ति अपने दोस्तों या करीबी रिश्तेदार को गारंटर बनाता है। बैंकों और वित्तीय संस्थानों से लोन देने के वक्त कर्ज लेने वाले और गारंटर में कोई खास अंतर नहीं होता है। फर्क इतना होता है कि EMI कर्ज लेने वाले के खाते से कटती है। अगर लोन लेने वाला व्यक्ति समय पर किस्त नहीं चुकाता तो एक निश्चित समय के बाद बैंक गारंटर को पकड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट। कलकत्ता हाई कोर्ट ने नारदा मामले में 4 TMC नेताओं को हाउस अरेस्ट करने के आदेश के बाद जमानत मसले पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान मामले को बड़ी बेंच को भेजा गया और वहीं पर कोर्ट ने CBI की मांग ठुकराई है। कोर्ट ने आदेश दिया कि आरोपियों को चिकित्सा सुविधाएं दी जाएंगी। नारदा घोटाले में CBI द्वारा गिरफ्तारी के बाद 17 मई से हिरासत में रहे तृणमूल कांग्रेस के 4 नेताओं की जमानत से संबंधित मामले की सुनवाई कर रही कलकत्ता हाईकोर्ट की खंडपीठ में जजों के भिन्न विचार होने के बाद मामले को एक बड़ी पीठ को भेज दिया गया। इस बीच खंडपीठ ने 4 नेताओं मंत्री फिरहाद हकीम और सुब्रत मुखर्जी, विधायक मदन मित्रा और सोवन चटर्जी को हाउस अरेस्ट करने का आदेश दिया। इस दौरान उन्हें सभी चिकित्सा सुविधाएं दी जाएगी। हाईकोर्ट ने गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में से 2 के नवनिर्वाचित राज्य सरकार में मंत्री और 1 के विधायक होने के कारण उन्हें अपने कार्यों के निर्वहन के लिए हाउस अरेस्ट के दौरान फाइलों तक पहुंचने और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों से मिलने की अनुमति दी है। पीठ ने मौजूदा आदेश पर रोक लगाने के CBI के अनुरोध को भी खारिज कर दिया। बेंच ने TMC नेताओं के वकीलों द्वारा अंतरिम जमानत पर रिहा करने के अनुरोध को मामले की सुनवाई एक बड़ी बेंच द्वारा नहीं किए जाने तक ठुकरा दिया। हालांकि उसने नेताओं को फाइलों तक पहुंचने, अधिकारियों से मिलने की अनुमति दी है, लेकिन केवल VC के माध्यम से। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी के खंडपीठ ने बुधवार को मामले की लंबी सुनवाई की और परस्पर विरोधी राय दी। जस्टिस अरिजीत बनर्जी ने जहां अंतरिम जमानत देने का आदेश पारित किया, वहीं ACJ बिंदल ने असहमति जताई और कहा कि गिरफ्तार किए गए 4 TMC नेताओं को नजरबंद रखा जाना चाहिए। खंडपीठ में मतभेद को देखते हुए मामले की बड़ी बेंच के पास भेज दिया गया। TMC नेताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने आदेश को सुनवाई के बीच ही पारित कर दिए जाने पर हैरानी व्यक्त की। उन्होंने आग्रह किया कि जब मामले की सुनवाई
बड़ी पीठ द्वारा नहीं की जाती, तब तक नेताओं को अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए। जस्टिस बनर्जी ने कहा कि पीठ के सदस्यों में से एक ने अंतरिम जमानत देना उचित समझा। बेंच के अन्य सदस्य सहमत नहीं हैं, इसीलिए अंतरिम जमानत के इस बिंदु पर बड़ी बेंच को विचार करना होगा। इस बीच महामारी को देखते हुए हाउस अरेस्ट करने का आदेश दिया गया है। सीबीआई की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी हाउस अरेस्ट के आदेश पर रोक लगाने की प्रार्थना की। उन्होंने प्रस्तुत किया कि केंद्र सरकार को गौतम नवलखा मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में आपत्ति है, जिस पर हाई कोर्ट ने टीएमसी नेताओं को हाउस अरेस्ट किए जाने की अनुमति देने के लिए भरोसा किया है। हालांकि इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया। 17 मई को पीठ ने कोलकाता में विशेष सीबीआई अदालत द्वारा तृणमूल कांग्रेस के 4 नेताओं फिरहाद हकीम, मदन मित्रा, सुब्रत मुखर्जी और सवन चटर्जी को दी गई जमानत पर रोक लगा दी थी। इन्हें 17 मई को सीबीआई ने नाटकीय रूप से गिरफ्तार किया था। ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लड़ने के इंतजाम पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि मौजूदा हालात में उत्तर प्रदेश के गांव कस्बों और छोटे शहरों में स्वास्थ्य सेवाएं राम भरोसे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट जस्टिस अजीत कुमार और जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा की बेंच ने उत्तर प्रदेश में कोरोना से लड़ने के इंतजाम और टेस्टिंग को लेकर दाखिल की गई जनहित याचिका पर सुनवाई की। राज्य में लचर स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार के लिए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कई सुझाव दिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1 महीने के अंदर तीसरी बार उत्तर प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाई। कोरोना की दूसरी लहर में संसाधनों की कमी और गांव में बदहाली को देखते हुए कोर्ट ने सरकार पर तलख टिप्पणी की। कोर्ट ने सोमवार को कहा कि प्रदेश के गांवों और कस्बों में चिकित्सा व्यवस्था राम भरोसे चल रही है। समय रहते इसमें सुधार न होने का मतलब है कि हम कोरोना की तीसरी लहर को दावत दे रहे हैं। जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजीत कुमार ने ये टिप्पणी एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान की। इलाहाबाद हाईकोर्ट के सुझाव: 20 बेड वाले सभी नर्सिंग होम और अस्पतालों के 40% बेड आईसीयू के लिए रिजर्व रखे जाएं। इसमें 25% बेड वेंटिलेटर वाले हो और 25% हाई फ्लो नोजल कैनुडा से लेस हो। 50% बेड सामान्य मरीजों के लिए रिजर्व रखे जाए। गांव और कस्बों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और पैथोलॉजी लैब बनाई जाए। हर जिले में 20 एम्बुलेंस और हर गांव में आईसीयू वाली 2 एम्बुलेंस हो। हर नर्सिंग होम में ऑक्सीजन सुविधा और वेंटिलेटर की व्यवस्था हो। 30 बेड से ज्यादा क्षमता के हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएं। सरकार खुद वैक्सीन बनाए और दूसरी कंपनी को भी वैक्सीन बनाने का फॉर्मूला दे। बड़े औद्योगिक घराने धार्मिक गतिविधियों में खर्च होने वाले फंड वैक्सीन खरीदने में लगाएं। बीएचयू गोरखपुर, प्रयागराज, आगरा, मेरठ मेडिकल कॉलेज को SGPGI स्तर का बनाया जाए। हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से स्वास्थ्य सचिव से कोरोना की रोकथाम और बेहतर इलाज की डिजिटल प्लानिंग मांगी। कोर्ट ने कहा कि नौकरशाही छोड़कर एक्सपर्ट के साथ मिलकर अच्छे से प्लान तैयार करे। कोर्ट ने गांव और कस्बों में टेस्टिंग बढ़ाने की भी आदेश दी। इस मामले में अगली सुनवाई 22 मई को होगी। कोर्ट ने कहा कि SGPGI लखनऊ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ की तर्ज पर प्रयागराज, आगरा, मेरठ, कानपुर, गोरखपुर में भी हाईटेक सुविधाओं वाले मेडिकल कॉलेज बनाए जाए। इस प्रक्रिया 4 महीने के अंदर पूरी करनी होगी। कोर्ट ने कहा कि इस 5 मेडिकल कॉलेज को ऑटोनॉमी भी दी जाए। कोर्ट ने B और C ग्रेड के कस्बे में 20 एम्बुलेंस और हर गाँव में आईसीयू सुविधा वाली 2 एम्बुलेंस तैनात करने का आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान केंद्र और प्रदेश सरकार की तरफ से रिपोर्ट दाखिल की गई। सरकार ने बताया कि महामारी से जुड़े शिकायतें के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। इस पर कोर्ट ने कहा कि कमेटी संबंधित जिले के नोडल अधिकारियों से चर्चा कर हर शिकायत का निस्तारण 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर करे। ब्यूरो रिपोर्ट। तहलका पत्रिका के पूर्व एडिटर इन चीफ तरुण तेजपाल को रेप मामले में बरी कर दिया गया है। तरुण तेजपाल पर पिछले 8 साल से मामला चल रहा है। उन पर अपने सहकर्मी के साथ लिफ्ट में यौन शोषण का आरोप लगा था। आरोप की गंभीरता को देखते हुए तेजपाल के खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था और 7 महीने जेल में बिताने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी। रेप केस में पत्रकार तरुण तेजपाल को बड़ी राहत मिली है। 8 साल बाद गोवा की सेशन कोर्ट ने तरुण तेजपाल को बरी कर दिया। गोवा सरकार का कहना है कि हम फैसले को चुनौती देंगे। बता दें कि तहलका मैगजीन के पूर्व प्रधान संपादक तरुण तेजपाल पर 2013 में गोवा के एक लग्जरी होटल के लिफ्ट के भीतर महिला साथी का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगा था।
पत्रकार तरुण तेजपाल पर सहकर्मी ने ही यौन शोषण का आरोप लगाया था। इसके बाद तरुण तेजपाल के खिलाफ गोवा पुलिस ने नवंबर 2013 में एफआईआर दर्ज की थी। फिर तरुण तेजपाल को गिरफ्तार कर लिया गया था। तरुण तेजपाल मई 2014 से जमानत पर बाहर है। गोवा पुलिस ने फरवरी 2014 में उनके खिलाफ 2846 पन्नों की चार्जशीट दायर की थी। गलत तरीके से बंधक बनाने, यौन उत्पीड़न, हमला, पद का दुरुपयोग करके यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। तरुण तेजपाल ने सभी आरोपों से इनकार किया था और खुद को बेकसूर बताया था। अभियोजन पक्ष ने 156 गवाहों की सूची सामने रखी थी, लेकिन आखिर में लगभग 70 की जिरह की गई। पत्रकार तरुण तेजपाल पर आईपीसी की धारा 342 गलत तरीके से रोकना, 342 गलत मंशा से कैद करना, 354 गरिमा भंग करने की मंशा से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना, 354A यौन उत्पीड़न, 376(2) महिला पर अधिकार की स्थिति रखने वाले व्यक्ति द्वारा बलात्कार और 376(2) के नियंत्रण कर सकने की स्थिति वाले व्यक्ति द्वारा बलात्कार के तहत मुकदमा चला। अतिरिक्त जिला अदालत 27 अप्रैल को फैसला सुनाने वाली थी, लेकिन न्यायाधीश शमा जोशी ने फैसला 12 मई तक के लिए स्थगित कर दिया था। 12 मई को फैसला एक बार फिर से 19 मई के लिए टाल दिया गया था। अदालत ने पूर्व में कहा था कि कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के चलते स्टाफ की कमी के कारण ये मामला स्थगित किया गया था। तरुण तेजपाल ने इससे पहले बॉम्बे उच्च न्यायालय का रुख कर अपने ऊपर आरोप तय किए जाने पर रोक लगाने का अनुरोध किया था, लेकिन उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। तेजपाल ने शुरू में ही कहा कि उनसे फैसला करने में गलती हुई और उन्होंने हालात का गलत अर्थ समझा, जिसकी वजह से ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। लेकिन मामला बढ़ने पर उन्होंने एक बयान जारी कर अधिकारियों से कहा कि सीसीटीवी फुटेज की जांच की जाए, ताकि पूरे घटनाक्रम की सच्चाई ज्यादा सही तरीके से सामने आ सके। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ ये मामला गोवा में बीजेपी सरकार के राजनीतिक प्रतिशोध का हिस्सा है। 30 नवंबर 2013 को गिरफ्तार कर लिया गया था और 7 महीने बाद जुलाई में जेल से रिहा कर दिया गया था। बाद में वो अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज कराने के लिए गोवा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए गुड दिस वीक में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एपीएन के साथ।